Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 30 सितंबर 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ग्रेट सैंडी डेजर्ट को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट सर्किट है इसको लेकर सवाल पूछा गया है। बुद्धिस्ट सर्किट क्या है? ये वो सभी प्लेसेस हैं जो कि बुद्धा जी से रिलेटेड हैं, जहाँ पे हम टूरिज्म प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि भारत के कौन कौन से शहर हैं जो बुद्धिस्ट सर्किट का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी राजगीर, नालंदा, वाराणसी, रांची। या ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती, वैशाली, बोध गया एंड नालंदा। या ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर, राजगीर, सांची एंड हैदराबाद। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और एक बार देख लेते हैं आज के न्यूज़पेपर सेशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं जिसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, सभी के साथ में होता है, लेकिन फिर लास्ट में प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि हमें यार ये आर्टिकल का उपयोग कैसे करना है एग्जाम में, सवाल कैसे बनेगा, है ना, मेंस में कैसे बन सकता है, प्रीलिम्स में कैसे बन सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बिगिनर्स भी होते हैं या प्रिपरेशन के मिड स्टेज में आ चुके हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए वो मॉक टेस्ट वगैरह भी अटेम्प्ट करते हैं, है ना, ताकि एक अनुमान लग जाए कि मेरी तैयारी कैसे है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर एक इनिशिएटिव आज से इसमें जोड़ दिया है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्या होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर अपना लास्ट में फीडबैक देना जब पूरा वीडियो कवर कर लोगे। तो उसके बाद जैसे मैं एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इसको डिस्कस करने के बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दूंगा कि यहाँ से सवाल कैसे बन सकता है प्रीलिम्स में और कैसे बन सकता है मेंस में। उन सवालों को अटेम्प्ट भी करते चलिएगा, वैसे आंसर वगैरह सब कुछ मैं आपको दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप साथ ही साथ में करंट अफेयर्स भी कवर कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होंगे, दोनों काम एक साथ एक ही पर्टिकुलर डे पर। लास्ट में जब आप इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी होगी जो एग्जाम में सीधा हेल्प करेगी। और जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों हाई क्वालिटी वाले क्वेश्चन होंगे, यानी कि जैसे यूपीएससी का पैटर्न है उसी लेवल के सवाल होंगे, कोई हल्के फुल्के नहीं होंगे, वो आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आज हम सेशन में क्या क्या कवर करेंगे पहले ये देख लेते हैं। पेज नंबर 1 पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे बात हो रही है 92% वर्कर्स जो क्लीनिंग अर्बन सीवर्स हैं, सेप्टिक टैंक की सफाई वगैरह के लिए काम कर रहे हैं, वो बिलोंग करते हैं SC ST OBC ग्रुप से। ये बात एक सर्वे ने बोली है। और यहीं पर एक स्कीम के बारे में बात हो रही है, नमस्ते स्कीम। तो ये प्रोग्राम क्या है इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से डिस्कशन होगा। दूसरा आर्टिकल हमारा आज का बहुत ही ज़्यादा काम का है, जहाँ पे भारत और ग्रीस के संबंध के बारे में डिस्कशन हुआ है। मैं आपको बता दूं, हाई पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय पर ग्रीस को लेकर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तीसरी बार है इस साल जो हम ग्रीस पढ़ेंगे। रीज़न, जो नेवी चीफ है उनकी बातचीत हुई है ग्रीस के नेवी चीफ के साथ में, क्या डिस्कशन हुआ है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, वो भी आपको मैं समझाने वाला हूँ। फिर उसके बाद आज के अखबार में बिल्कुल आखिरी पेज नंबर 18, यहाँ पे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को लेकर एक आर्टिकल प्रेजेंट है जो साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। काफ़ी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा डार्क मैटर में और डार्क एनर्जी में क्या फ़र्क होता है, डार्क मैटर को लेकर अभी क्या खोज की जा रही है, वो भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। फिर आज से 2 दिनों पहले एक आर्टिकल और प्रेजेंट था हमारे न्यूज़पेपर में जिसको हमने छोड़ दिया था, लेकिन जैसे मैंने बोला है आर्टिकल आगे पीछे हो जाते हैं भले ही, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। तो वर्ल्ड रेबीज डे को लेकर डिस्कशन हुआ क्योंकि 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो आज हम समझेंगे रेबीज को लेकर क्या क्या मिथ हैं और क्या क्या आज के समय पर मेडिसिन अवेलेबल हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको लेकर कई क्वेश्चंस आने वाले समय पर बन सकते हैं। फिर एक आर्टिकल दोस्तों डाउन टू अर्थ का है, बहुत ही काम का है। द हिंदू को कवर करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेस इंक्लूड किए हैं ताकि आपके प्रिपरेशन में और ज़्यादा मजबूती मिल जाए। कुछ ऐसे आर्टिकल है जिसको लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। इस आर्टिकल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है, वो वाले आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बात हो रही है जो इंडियन हिमालयन रीजन है दोस्तों, उस पर्टिकुलर हिमालयन रीजन में जो प्लास्टिक वेस्ट है वो लगातार बढ़ता चले जा रहा है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके उपाय यहाँ पे सुझाए गए हैं।
फिर एक आर्टिकल है पीआईबी का, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली गवर्नमेंट वेबसाइट का डेटा होता है। पीआईबी से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बात हुई है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बारे में। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है क्या, इसका रोल क्या है और इसको लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें को लेकर डिस्कशन चलेगा, उससे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ में, जैसे हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है एयर ट्रेन के बारे में। मामला क्या है दोस्तों, ज़रा इस बात को समझिएगा। देखो, दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारे देश की पहली एयर ट्रेन शुरू होने वाली है, जिसको लेकर ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स कवर हो चुके हैं। जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल आप यहाँ पर देख पाओगे कि दिल्ली एयरपोर्ट को 7.7 किलोमीटर का एक लंबा एयर ट्रेन मिलेगा जो वहाँ के टर्मिनल्स को जोड़ने का काम करेगा। फिर उसके बाद ऐसे ही दोस्तों लाइव मिनट ने भी पब्लिश किया है, ये जो दिल्ली का यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसमें देश का पहला एयर ट्रेन आने वाला है 2027 तक। तो ये एयर ट्रेन होता क्या है, कैसे काम करता है, पहले तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब बात हो रही है एयर ट्रेन की, तो क्या कोई उड़ने वाली ट्रेन वगैरह है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस खाली वर्ड यूज़ किया गया है एयर ट्रेन। अगर आप रियलिटी में देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार से नज़र आती है। जैसे आप देख पाते हो नॉर्मल मेट्रो जो है उसमें 2 पटरी होती है, या नॉर्मल ट्रेन भी आप देख पाओगे 2 पटरियों पे चलती है। लेकिन ये जो एयर ट्रेन होती है ये मोनोरेल होती है, ध्यान रखना। मोनोरेल मतलब एक सिंगल ट्रैक है, सिंगल ट्रैक पर ही यहाँ पर ये चलती है। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है। यही हमारा एयर ट्रेन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर इसको क्यों बनाया जा रहा है। देखिए, दिल्ली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे टर्मिनल्स अलग अलग हैं। स्पेशली 3 टर्मिनल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक आप देख पाएंगे टर्मिनल 3 और 2 जो है ना, ये साथ में है। फिर इधर टर्मिनल 1 अलग आपको नज़र आएगा। तो टर्मिनल 1 है, 2, 3 है, अलग अलग टर्मिनल्स आपको नज़र आएंगे। तो इन टर्मिनल्स को जोड़ने का काम करेगा ये पर्टिकुलर मोनोरेल। क्योंकि अभी यहाँ पर ये अलग है, तो मान लो किसी को यहाँ पर इंडिया कोई लैंड किया, इंडिया से कहीं और जा रहा है ना, या उसको किसी और टर्मिनल पे जाना है, तो उस टर्मिनल पर जाने के लिए लंबा चौड़ा रास्ता तय करना पड़ता है, काफ़ी समय लग जाता है। तो क्या होगा, अब इस टर्मिनल को जोड़ने के लिए यहाँ पर ये एयर ट्रेन चलेगी, जो कि इस तरीके से कार्गो वाले रीजन से होते हुए एरो सिटी को भी जोड़ेगी, और एरो सिटी से होते हुए सीधा यहाँ पर ये टर्मिनल 1 तक जाएगी। तो हमारे तीनों के तीनों जो टर्मिनल्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। थोड़े ही समय में आप इधर से उधर और इधर से इधर ट्रैवल कर सकेंगे। अब कहोगे इसकी ज़रूरत क्या है? ये ज़रूरी है क्योंकि हमारा यहाँ पे ये जो आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख पा रहे हैं, इसमें मेंशन भी किया गया है कि करंट समय पर आप देखेंगे तो दिल्ली का जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट के अंदर में काउंट किया जाता है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों हर साल 70 मिलियन, कितने, 70 मिलियन जो पैसेंजर्स है दोस्तों, वो यहाँ पर इस एयरपोर्ट से गुजरते हैं। या कहने का मतलब है कि ये एयरपोर्ट इतने पैसेंजर्स को हैंडल करता है एवरी ईयर। और जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा ये पैसेंजर्स डबल होते चले जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि 8 साल के अंदर ये 130 मिलियन पैसेंजर्स हो जाएंगे। 130 मिलियन पैसेंजर्स हर साल यहाँ से ट्रैवल कर रहे होंगे। तो हमें यहाँ पर इसमें ये ट्रांजिट या टर्मिनल्स को जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी जितने भी 70-80 मिलियन लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें से 25% ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो ट्रांजिट फ्लायर्स हैं, मतलब वो आते हैं और यहाँ से फिर कहीं और जाना होता है ना। तो टर्मिनल वगैरह चेंज करना पड़ता है कि फ़्लाइट दूसरे टर्मिनल से है, तो उनकी जो परेशानी है वो ना हो स्पेशली, तो उनका ट्रैवल और ज़्यादा आसान हो जाए। ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस तरीके से एयर ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। आई होप इसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। बहुत सारी जगह पर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। फ्रांस के साथ में मिलकर काम करेंगे, लेकिन 2027 तक ये हो सकता है। इस यहाँ तक इंतज़ार करना होगा, ऐसा हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं। चलिए आते हैं अगले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है। पहले ये हमारा न्यूज़ क्या बोल रहा है वो बता देता हूँ, फिर हर एक बैकग्राउंड डेटा, स्टैटिक पोर्शन, फैक्ट्स, कैसे सवाल बनेगा, सब डिस्कस करेंगे। देखिए ये टॉपिक आज 2 पेजेस पर है, पेज नंबर 1 पे भी है, पेज नंबर 10 पर भी है। बात यह हो रही है जो 92% वर्कर्स हैं, जो स्पेशली यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं। अगर हम यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करें तो मैनुअल स्कैवेंजिंग का आपने नाम सुना होगा। जो यहाँ पे सेप्टिक टैंक्स वगैरह होते हैं ना, सीवर हो गया, गटर हो गया, इनकी जो साफ़ सफाई करवाई जाती है स्पेशली लेबर से, उनको यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजर बोला जाता है। और इस साफ़ सफाई को करना, इस काम को बोला जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो दोस्तों यहाँ पर होता यह है कि ऐसे क्लीनिंग वाले बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो SC ST OBC ग्रुप्स को बिलोंग कर रहे हैं। ये बात सर्वे ने बोली है। और ये डेटा दोस्तों गवर्नमेंट का डेटा है जो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, जिसमें बोला गया कि ये जो काम हो रहा है
ये वाला सेप्टिक टैंक वगैरह का, सीवर का जो साफ़ सफाई का काम हो रहा है, इसमें एससी से 68.9% लोग हैं। उसके अलावा एसटी से 8.3% वर्कर्स हैं, ओबीसी से 14.7% वर्कर्स हैं, जनरल से 8% वर्कर्स हैं। ये यहाँ पर डेटा मेंशन करता है। ठीक है कि बड़े बड़े जो शहर हैं आज के समय पर, टाउन है, यहाँ सभी से डेटा इकट्ठा किया है। तो हम बात कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ की। शहर वाले रीजन में भी दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्कर्स हैं वो इस तरीके से यहाँ इस पर्टिकुलर कह सकते हैं कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। फिर ये भी बोला गया है 2019 से लेकर 2023 के बीच में अगर हम देखेंगे तो ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग बहुत खतरनाक है, क्योंकि गटर वगैरह, टैंक वगैरह जब साफ़ सफाई करता है एक इंसान, वो भी हाथों से, उसके पास में कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई मास्क वगैरह नहीं है, वो सब ऐसे यहाँ पर उसकी सफाई चल रही है, तो उसमें से बहुत सारी हैजार्डस गैसेस होती हैं जो उस इंसान के लिए जानलेवा बन जाती हैं। तो बताया ये भी जाता है 2019 से लेकर 2023 के बीच में लगभग 377 यानी 377 लोगों की यहाँ पर जान गई है पूरे देश भर में, इसी हैजार्डस क्लीनिंग की वजह से। तो इसी हैजार्डस क्लीनिंग के ऊपर में रोक लगाने के लंबे समय से बातचीत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केसेस गए, कई सारी इनिशिएटिव सरकार ने उठाए। उन इनिशिएटिव में एक इनिशिएटिव आता है नमस्ते प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, नमस्ते प्रोग्राम का भी मेन पर्पज़ यही है कि जितने भी वर्कर्स जो डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं इस सेप्टिक टैंक को साफ करने में, यानी ये काम कर रहे हैं वे कोई भी वर्कर्स, तो उनको सपोर्ट करना, प्रॉपर मशीन प्रोवाइड करवाना, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाना, मास्क प्रोवाइड करवाना, ताकि वो अच्छे से, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल सके। उसके बाद ये काम करें, किसी इंसान की जान ना जाए। समझ गए? उनको प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग देना, इक्विपमेंट देना, ये हमारा मेन पर्पज़ है नमस्ते प्रोग्राम का। तो ये हमारा आर्टिकल में डिस्कशन हुआ कि ये डेटा हमारे सामने आया है। अब एग्जाम में दोस्तों कई सारी तरीके से सवाल बन सकता है। मैं वापस से बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूँ। जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है मैंने आपको बता दिया। अभी पिछले कुछ समय पर सेंटर का डेटा आया था कि हमारे देश में पहले कुछ सालों में मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से जो डेथ है वो कम होती चली जा रही है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है? ये ऐसी प्रैक्टिस होती है जहाँ पर जो भी कह सकते हैं कि ये गटर वगैरह हैं, टैंक्स वगैरह हैं, इनको यहाँ पर साफ़ सफाई करना, उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग बोला जाता है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे मेंशन ये किया जा रहा है कि आज के समय पर जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इनके साथ में बहुत सारे प्रकार के वायलेंस हो रहे हैं। वायलेंस मतलब कोई फ्रीडम नहीं है, लोग अपनी जान पर खेल कर यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई इक्विपमेंट्स नहीं दे रहे। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार वालों को ना कोई कंपनसेशन वगैरह, जो मुआवजा वगैरह है वो भी नहीं दिया जा रहा है। कंपनसेशन के कई सारे मैटर आज के समय पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये बताया गया। सेप्टिक टैंक की वजह से सबसे ज़्यादा जो इशू है ये दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन सभी रीजन से नज़र आ रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, 2018 का एक सरकारी सर्वे हुआ, उस सर्वे के दौरान पता चला उत्तर प्रदेश में अभी भी सबसे ज़्यादा मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं। उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सभी स्टेट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं जहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। और मृत्यु होने के बाद में ना कोई मुआवजा है ना कुछ है, तो भाई वो इंसान का कोई वैल्यू क्या है फिर? तो इसी को देखते हुए लंबे समय से बातचीत चल रही है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम ख़त्म किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केसेस गए, कई सारे नियम कानून बने। जैसे 1993 की बात करेंगे तो 1993 में दोस्तों एक एक्ट आता है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि वो इस तरीके की मैनुअल स्कैवेंजिंग की एक्टिविटी को रोकने की बात कर रहा है। तो ये पहला जजमेंट था जहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे मामले को रोकने का बात किया गया। फिर 2013 में दोस्तों आप देख पाएंगे दूसरा नियम आया, बिल्कुल सेम ही है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट। ये जो सेकंड लॉ है इसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के साथ साथ जितने भी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनके कल्याण के लिए बात की गई, उनको सपोर्ट करने के लिए बात की गई। फिर 2014 में एक और नियम आता है। कई सारे जो डायरेक्शंस है सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा इशू किए कि भाई यहाँ पर आप इन मैनुअल स्कैवेंजर के सपोर्ट के लिए काम कीजिए, और जिसकी भी डेथ हुई है, पुराने केसेस जो भी हैं, प्लीज़ आप उनके परिवार वालों को कंपनसेशन दीजिए, 10 लाख रुपए का ये मुआवजा देना होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके दोस्तों यहाँ पर इस मुद्दे पर बातचीत होनी शुरू हो गई। नहीं तो एक समय पर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ करता था, ऐसे ही लोगों की जान चली जाती थी, कोई बातचीत नहीं करता था। आज दोस्तों यहाँ पे ये मुद्दा उठ रहा है और इन लोगों के प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। सरकार कई सारी स्कीम लेकर आ चुकी है, जिसमें एक स्कीम है नमस्ते स्कीम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्या है दोस्तों? इस स्कीम में मेन पर्पज़ यही है कि भाई जो भी हमारे मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इनको 100% सपोर्ट दिया जाए,
2023-24 का जो हमारा बजट है, इसमें यहाँ पर कुछ पैसा वगैरह इसके लिए अनाउंस किया गया है, बट फिर भी प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि जो पैसा है अभी के समय पर वो 100 करोड़ रुपीस देने की बात की है। 100 करोड़ रुपए अलोकेट किया गया है इस स्कीम के अंदर में। अब ये 100 करोड़ रुपए कहाँ पे खर्चे जाएंगे? जितने भी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इनकी लाइफ को बचाने के लिए, है ना। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, सेफ्टी इक्विपमेंट देना, सूट वगैरह प्रोवाइड करवाना, मास्क प्रोवाइड करवाना, उसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो यहाँ पर इनको देना, जीवन बीमा, जिससे आगे कोई प्रॉब्लम होगी तो गवर्नमेंट यहाँ पर वो एक्सपेंडिचर्स जो भी यहाँ पे खर्चे होंगे उनके दवा के ऊपर में वो गवर्नमेंट करने वाली है। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आयुष्मान भारत स्कीम के तहत यहाँ पर ये सभी चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट लेकर आती है इन सभी के सपोर्ट के लिए, तो ध्यान रखिएगा। फिर एट द लास्ट अगर दूसरे साइड अगर हम देखेंगे तो हमारे संविधान में भी कई सारे सेफगार्ड्स यानी कई सारी तरीके से प्रोटेक्शन दी गई है मैनुअल स्कैवेंजर्स को, तो हमें ये भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों को ख़त्म करने की बात करता है, जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव है उसको ख़त्म करने की बात करता है। आर्टिकल 21 लोगों की जो लाइफ है, राइट टू लाइफ का यहाँ पर जो एक हक है वो प्रोवाइड करवाता है। आर्टिकल 23 जो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स हैं उनमें जो फोर्स्ड लेबर हो रही है, ज़बरदस्ती मजदूरी करवाना, है ना, या उनकी ट्रैफिकिंग जो तस्करी हो रही है इसको रोकने का काम करता है। तो ऐसे कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हैं जो यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजर्स को दिए जाते हैं। उनके पास में कई सारे राइट्स, कई सारे हक हैं, तो उस हक को लेकर यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। बाकी यहाँ पे आप देख पाएंगे मिनिस्ट्री की रिसेंटली एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी, मैंने पढ़ाया था आर्टिकल, ये मैंने आपका आर्टिकल भी लगा दिया है। रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी उसका कहना यह था कि 508 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे देश में आपको देखने को मिलेंगे जो फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग है, यानी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो ये कुछ डेटा वगैरह दिया गया था, लेकिन अगेन यहाँ पर फिर से नमस्ते स्कीम की बात की गई थी। तो नमस्ते स्कीम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, बजट में भी यहाँ पर पैसा अलोकेट किया गया है इस वजह से। अब देखिए दोस्तों, किसी एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन बना भी था नमस्ते स्कीम को लेकर, ये पता नहीं किस एग्जाम का है, ठीक है, यूपीएससी का होगा, तो मिला नहीं वैसे सवाल, तो बट यहाँ पर नहीं मेंशन है तो मैंने आपको बता दिया। 140वां क्वेश्चन है, पता नहीं, बट फिर भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ सवाल पूछा गया है नमस्ते स्कीम को लेकर कि भाई बजट 2023 के अंदर में 100 करोड़ रुपीज़ अलोकेट करे गए गवर्नमेंट की साइड से नमस्ते स्कीम के अंदर में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला इसका सही उत्तर है, ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई जो स्कैवेंजर्स हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, इनको सपोर्ट करना, इनको ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाना, समझ गए। देन उसके बाद इतना ही नहीं दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था ना स्टार्टिंग में कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, तो वो क्वेश्चन ये है, सवाल और कैसे बन सकता है एग्जाम में, ज़रा ये सुनिए दोस्तों। एक सवाल यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज इंक्लूडेड इन द नमस्ते स्कीम। ये पूछा जा सकता है आपसे कि नमस्ते स्कीम में बताइए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। आपके पास में 4 ऑप्शन है, चारों में से सही उत्तर बताना है। क्या हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है, इक्विपमेंट फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाउसिंग स्कीम्स प्रोवाइड करवाई गई है फॉर दी रूरल वर्कर्स, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिया जा रहा है सैनिटेशन वर्कर्स को। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मैंने नीचे ऑप्शन नहीं दिए हैं, है ना, तो ऑप्शन अगर आप देख पाएंगे तो ए और बी दोनों के दोनों यहाँ पर आपके सही होंगे। तो नमस्ते स्कीम हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोविजन भी देता है, प्लस मैनुअल स्कैवेंजिंग में जो इक्विपमेंट है वगैरह है इसके प्रोविजंस को भी यहाँ पे कवर करता है। तो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट सही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक मेंस का सवाल दे रहा हूँ, इस मेंस के सवाल को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड की फीचर्स ऑफ नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम के ऑब्जेक्टिव और फीचर्स क्या हैं ये आपने बताना है, और कैसे यहाँ पर ये जो स्कीम है इसका मेन पर्पज़ है सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं भारत में उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना, कैसे इसको इम्प्रूव करेगा, ये इस सवाल का उत्तर देना है आपने 150 शब्दों में, ध्यान रखिएगा 150 वर्ड्स में लिखना है, और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब मान लो ऐसा कोई सवाल आ गया तो आपने लिखना कैसे होगा, तो दोस्तों इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है नमस्ते स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने बताना होगा कुछ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह ये लोग चला रहे हैं, तो ये चीज़ें मेंशन करनी होंगी इस स्कीम के फीचर्स। फिर इन फीचर्स का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एक सैनिटेशन वर्कर के लाइफ के ऊपर में, वो आपने समझाना होगा। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो मेंस में आंसर कैसे लिखा जा सकता है उसकी गाइडेंस भी आपको यहाँ पर लगातार मिल रही है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब ये आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू क्या करो ताकि आप सभी लोगों को मैक्सिमम हेल्प मिल सके। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसा भी हमने डिस्कशन किया, ये सब डेटा आपने कवर किया, ये सभी डेटा दोस्तों एक सिंपल से पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, इवन एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहां पे आपका सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। एक वेबसाइट की तरह काम करता है ये, आपको इधर उधर से इतने लंबे लंबे पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं अपने स्टोरेज वगैरह को बचाना तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट दोस्तों बहुत ही मिनिमम है। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। अब दोस्तों ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज करना और लिखना आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं, अपने आप को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, चलिए बाकी यार एक चीज़ मत भूलो, मेक श्योर करो वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। आप सभी लोगों के सपोर्ट की इस समय पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगला आर्टिकल पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है। बात यह हो रही है जो हमारे नेवी चीफ हैं उन्होंने लगातार बातचीत की है कुछ स्ट्रेटेजिक टाइज को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन किसके साथ में, ग्रीस के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर ये इंडिया का फ्लैग है, ये ग्रीस का फ्लैग है। ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री आपको नजर आएगा। तो दोनों के बीच में जो संबंध है वो लगातार मजबूत होते चले जा रहे हैं। वैसे दोनों देशों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो 1948 में बैठना शुरू हुए, 1950 में एम्बेसीज वगैरह ओपन की और आज रिलेशंस और मजबूत हो गए हैं। बोला यह जाता है कि इंडिया और ग्रीस दोनों ने मिलकर अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया कि दोनों देश आपस में मिलकर जो क्रॉस ट्रेनिंग है वो करेंगे, टेक्नोलॉजीज़ को लेकर काम करेंगे। उसके अलावा दोनों देश आपस में जो अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशंस है वो मजबूत करेंगे। ये सब क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्यों बात हो रही है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो नेवी चीफ एडमायरल हैं दिनेश के त्रिपाठी साहब, ये पहुंचे हैं अभी ग्रीस के अंदर में, ग्रीस की विजिट पर। तो उसी दौरान यहाँ पे डिस्कशन हुआ, इधर से हमारे एडमायरल थे, उधर से यहाँ पर उनके चीफ थे, ग्रीस के चीफ। तो इनके बीच में कई सारे डिस्कशंस हुए और ये दोस्तों पूरा विजिट चला 26 से लेकर 29 सितंबर तक, यानी कल तक ये पूरा विजिट था। इस वजह से आज प्रॉपर डिटेल्स हमारे सामने हैं। और इस पूरे विजिट के दौरान यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैसे दोनों देश आपस में मिलकर अपने मिलिट्री कोऑपरेशन को मजबूत कर सकते हैं, इसको लेकर बातचीत हुई है। कैसे यहाँ पर आपस में मिलकर जो मेडिटेरेनियन सी है उसमें शांति बना सकते हैं, इंडियन ओशन रीजन में काम कर सकते हैं। अभी आपको मैप दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, उसको लेकर बातचीत हुई है। कैसे दोनों आपस में अपनी नेवी का जो कोऑपरेशन है उसको और मजबूत कर सकते हैं, एक दूसरे की यूनिक चीज़ें सिखा सकते हैं। इससे भारत और ग्रीस का जो डिफेंस कोलैबोरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे बातचीत हुई है। लेकिन आपको पता है एग्जाम में सीधा सीधा ये हेल्प नहीं करेगा। एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन थोड़ी आ रहा है यार। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा अभी आपको बताऊंगा। देखो मैंने बोला ना ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों ये फरवरी का आर्टिकल है। तो उस समय पर भी बात हो रही थी, जो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया विजिट करेंगे 2 दिन के लिए, है ना। तो उस समय पर ये काफ़ी आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हुए थे, क्योंकि ये पहला विजिट था इंडिया में किसी हेड ऑफ स्टेट ऑफ ग्रीस का लगभग 15 साल बाद। फिर इंडिया पीएम मोदी भी यहाँ पर गए थे पिछले साल, उनको यहाँ पर एक प्राइज़ दिया गया था, याद आ रहा होगा आपको। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सब चीज़ें आप अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आप समझ जाओगे कि हाँ यार ये लगातार सीक्वेंस में ग्रीस बना हुआ है, कारण ये सभी हैं। तो इस वजह से हमें पढ़ना होगा, समझ गए। अब ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। अब ये सुनिए दोस्तों, पहले हम ग्रीस का लोकेशन समझ लेते हैं, फिर आगे मैं दोनों के संबंध के बारे में बताऊंगा। ग्रीस आज के समय पर सदर्न यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी जो कोस्ट लाइन है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ में लगती है। उसके अलावा अल्बानिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, बल्गेरिया और टर्की जैसे देश इसके साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। मैप में कहाँ पर, ये रहा इंडिया। इंडिया से आप जाएंगे दोस्तों आगे तो ये है हमारा यूरोप। यूरोप में साउथ वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया हमारा सदर्न रीजन। ये रहा यहाँ पर बिल्कुल नीचे ग्रीस। और मेडिटेरेनियन सी कहाँ है सर, तो मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। पता है ग्रीस एक और वजह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कहोगे किस वजह से, आपने हाल ही में आईमेक कॉरिडोर का नाम सुना है ना, जो चर्चाओं में है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर का मेन पर्पज़ है भारत को सीधा ग्रीस से जोड़ना, मतलब भारत को यूरोप से जोड़ना। अब यूरोप से तो तभी जोड़ पाएंगे जब ग्रीस के साथ में जोड़ सकेंगे इंडिया को। तो हमारा मेन टारगेट है इंडिया, मिडिल ईस्ट और साथ ही साथ में यूरोप को जोड़ना। तो एक कॉरिडोर ऐसे चला जाएगा जहाँ पे भारत का बंदरगाह पहले यूएई के बंदरगाह के साथ में जुड़ेगा, फिर यूएई से रेलवे लाइन बिछाई जाएगी इस तरीके से, और वो रेलवे लाइन सीधा इजराइल तक जाएगी।
हाइफा पोर्ट तक। फिर हाइफा पोर्ट से सीधा यहाँ पर कह सकते हैं जो ग्रीस का पायरियस पोर्ट है ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा मेन पर्पज़ है। तो ग्रीस दोस्तों इस वाले मामले में भी इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और स्पेशली मेडिटेरेनियन सी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये है मेडिटेरेनियन सी हमारा, ये हमारा इधर की साइड में इंडियन ओशन है। समझ गए? चलिए अब इसके आसपास कौन कौन से देश हैं ग्रीस के आसपास? तो वैसे तो यहाँ पर मैप में मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। एक सेकंड रुको, और कोई मैप है क्या यार? और कोई ढंग का मैप नहीं है, बट ये रहा ग्रीस। ये पूरा ग्रीस का मैप आपको दिख रहा होगा। ग्रीस के बगल में है आयोनियन सी, नीचे है मेडिटेरेनियन सी, बगल में है एजियन सी, ये आपको दिख रहा होगा। ये सब समुद्र ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ग्रीस के आसपास कौन कौन से देश है? ऊपर अल्बानिया नज़र आएगा, मैकेडोनिया नज़र आएगा, बल्गेरिया है, और टर्की भी है जो बॉर्डर्स को शेयर करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ की जो सरकार है वो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, पार्लियामेंट वगैरह प्रॉपर देखने को मिलेगा। उसके अलावा कैपिटल है इसकी एथेंस, लैंग्वेज यहाँ पे ग्रीक यूज़ की जाती है, करेंसी यहाँ की यूरो है। अब ग्रीस में एक खास बात है, ज़्यादातर जो ग्रीस का हिस्सा है ना ये माउंटेनियस रीजन है। यहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ ही पहाड़ आपको देखने को मिल जाते हैं, और स्पेशली पिंडूज और तौरोस माउंटेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ग्रीस में जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है हेलियाकमोन। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। ग्रीस में एक सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम है माउंट ओलंपस। ठीक, आगे आते हैं। ये तो बात हो गई हमारी लोकेशन की। अब बात आता है कि भारत और ग्रीस के संबंध किस लेवल पर हैं। तो दोस्तों लगातार इंडिया और ग्रीस अपने रिलेशंस को मजबूत कर रहे हैं। आपस में इन्होंने टारगेट रखा है कि व्यापार को बढ़ाएंगे। डिफेंस रिलेशंस को लेकर बातचीत हो ही रही है, अभी हमने पढ़ा आर्टिकल। और रिसेंटली आपको पता है पीएम मोदी ग्रीस की विजिट पर गए, मतलब पिछले साल की बात है। तो उनको यहाँ पे ग्रीस का एक इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया था, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, फिर साथ ही साथ में इंडियन पीएम ने श्रद्धांजलि दी टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स जो एथेंस में है। उसके अलावा भारत का जो संबंध है ग्रीस के साथ में, इसका एक इतिहास देखें तो इंडिया ने ग्रीस के साथ में जो कॉन्टैक्ट है भारत का वो शुरू हो गया था आज से 2500 साल पहले। अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुना है? अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो कैंपेन है 4th सेंचुरी BC के समय पर ये पहुंचता है यहाँ पर भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक। फिर डिप्लोमेटिक ट्रेड जितना भी था, व्यापार था, कल्चरल रिलेशंस भारत और ग्रीस में शेयर होने लगे, और इसके बारे में अशोका एडिक्ट के अंदर में मेंशन किया गया है। तो जो मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन किंग्स थे, और ग्रीस में जो यहाँ पर कह सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट था, इनके बीच में भी व्यापार हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर कॉइनेज और जितने भी लिखित में चीज़ें हैं उसमें यह दर्शाया गया है मॉडर्न किंग्स और ग्रीस के बीच में व्यापार हुआ करता था उस समय पर। फिर दोस्तों हम गंधारा आर्ट देखते हैं। जो गंधारा आर्ट है दोस्तों ये आज के समय पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में देखने को मिलती है। ये भी यहाँ पे बोला जाता है कि इंडिया और ग्रीक का जो एक इन्फ्लुएंस है उसी आधार पर यहाँ पर ये आर्ट डेवलप हुआ। तो ये कल्चरल रिलेशन है दोनों देशों का, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इतना ही नहीं, आज इनका कमर्शियल रिलेशन यानी व्यापार की बात करेंगे तो दोनों देशों का जो व्यापार है, ट्रेड है, वो $2 बिलियन तक पहुंच चुका है 2022-23 में। अब इतना ज़्यादा ये ट्रेड कैसे हो रहा है? कई सारे देश ऐसे हैं इतना ट्रेड हम करते ही नहीं है, लेकिन ग्रीस के साथ में हो रहा है। और मैं आपको बता दूं हमारा टारगेट ये है कि भारत और ग्रीस मिलकर 2030 तक अपना ट्रेड को डबल करने वाले हैं। अब इसमें भारत कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है ग्रीस को, जैसे एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक केमिकल, फिश, उसके अलावा क्रोस्टेशन एंड आयरन, स्टील, ये सब चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ग्रीस से भी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं हम, जैसे मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल प्रोडक्ट, सल्फर, एल्यूमिनियम फॉइल, ये सब चीज़ें यहाँ पर ग्रीस से इंपोर्ट की जाती हैं। इंडिया ने जो 84th अभी एक इंटरनेशनल फेयर हुआ था 2019 में, उसमें भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था ग्रीस के अंदर में। नाउ अब ये तो बात हो गई यहाँ पर हमारे ट्रेड रिलेशन की। अब बात आती है पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में। तो दोस्तों दोनों देशों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ना ये बहुत मजबूत हैं, और यहीं से जिस भी देश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस मजबूत हैं वहीं से नींव मजबूत होनी शुरू हो जाती है। वैसे यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे ग्रीस ने अपनी एम्बेसी भारत में सबसे पहली बार 1950 में खोली। फिर उसके बाद इंडिया ने अपनी एम्बेसी ग्रीस के अंदर 1978 यानी 1978 में ओपन कर दी। ग्रीस लगातार हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आया है कश्मीर वाले इशू पर, और हम ग्रीस को सपोर्ट करते हुए आए साइप्रस वाले इशू पर। साइप्रस का मुद्दा है जो टर्की और ग्रीस के बीच में चलता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देखोगे। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिले, ये हम सब चाहते हैं, और ग्रीस भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है। तो यह है इंपॉर्टेंस ग्रीस का इंडिया के लिए। एक आखिरी चीज़ बची है जो बहुत काम की है। भारत ग्रीस के डिफेंस कोऑपरेशन इतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए हैं कि आज हम यानी दोनों देशों के मिलिट्री ट्रेनिंग्स होती हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं। और ध्यान रखिए भारत और ग्रीस की एयरफोर्स के बीच में एक अभ्यास होता है
जिसका नाम है एक्सरसाइज इनियोकोस। क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी था ये। ठीक, तो ये हो गए हमारे पूरा का पूरा संबंध क्लियर, और ये हो गया हमारा पूरा आर्टिकल का डिस्कशन। अब देखिए दोस्तों, सवाल बन सकते हैं। जैसे मैंने बोला, ग्रीस लगातार न्यूज़ में है और यूपीएससी को लोकेशन वाइज क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। हर साल प्लेसेस एंड न्यूज़ को लेकर 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, ये आप आराम से हैंडल कर पाएंगे। पूछा गया है कि जो ग्रीस देश है ये कौन से 2 मेजर रीजन्स के बीच में लोकेटेड है, बताइए। अब इतना आसान क्वेश्चन है, ये रहा ग्रीस, कौन से 2 मेजर रीजन है? यूरोप एंड एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, एशिया एंड अफ्रीका, या नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका? कहाँ घूम रहे हो यार? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, क्योंकि एक तरफ यूरोप है ऊपर का हिस्सा और एक तरफ एशिया है, तो यूरोप और एशिया के बीच में यहाँ पर आपको ग्रीस प्रेजेंट देखने को मिलेगा। समझ गए? आगे देखिए, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा ट्रिकी भी है। आपने पढ़ा तो ये भी है, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ज़्यादातर लोग। सवाल यह है क्योंकि हमने आधा पढ़ा है, इस वजह से क्वेश्चन लगाया गया, तो ताकि आपको बताने के लिए हाँ इस तरीके से सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज बॉर्डर ग्रीस? कौन कौन से समुद्र हैं जो ग्रीस के साथ में बॉर्डर को शेयर करते हैं? ऐसे दोस्तों यहाँ पे ब्लैक सी को लेकर सवाल बन चुका है, सी ऑफ मरमरा को लेकर सवाल बन चुका है जो टर्की के पास है, सवाल बहुत बन चुके हैं। तो कौन कौन से समुद्र है जो ग्रीस के पास में है? तो ग्रीस का मैप देखोगे दोस्तों, कई सारे समुद्र आपको देखने को मिलेंगे। वैसे यहाँ पे बोला जा रहा है क्या एड्रियाटिक सी है, मेडिटेरेनियन सी है, एशियन सी है, या ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये तीनों के तीनों समुद्र ग्रीस से बॉर्डर को शेयर करते हैं? तो अगर हम लोग इस मैप को देखें ग्रीस का, तो ये मैप आपको नजर आएगा। यहाँ पर एशियन सी है जी, बिल्कुल पास में ही है इसके। उसके अलावा यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी बगल में ही है, आयनियन सी भी यहाँ पर बगल में ही है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि ग्रीस के आसपास कहाँ है। लेकिन दोस्तों बता दूं कि एड्रियाटिक सी भी ग्रीस से बॉर्डर को शेयर करता है। कहाँ पर है? अगर हम ड्रॉ करें मैप को तो ग्रीस ये है, यहाँ पर आपको एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। कहाँ पे है एड्रियाटिक सी? तो दोस्तों ये है हमारा एड्रियाटिक सी, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक ये पूरा का पूरा एड्रियाटिक सी ही है जो नॉर्थ वेस्ट में। आयनियन सी, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया, ये हो गया एशियन सी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? चलिए आप देखिए यहाँ पे मेंस का सवाल कैसे बन सकता है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसका उत्तर आपको देना होगा। सवाल क्या है? एनालाइज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीस ज्योग्राफिकल लोकेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इन द मेडिटेरेनियन रीजन। 250 शब्दों में लिखना है। आपने बताना है जो ग्रीस देश है दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंस व्यापार के मामले में स्पेशली मेडिटेरेनियन रीजन में क्या हो सकता है, इसकी लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आपने बताना है। तो यहाँ पे आप आईमैक कॉरिडोर को निशाना बनाकर पूरा आंसर लिख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर ग्रीस हमें हेल्प करेगा। समझ गए? क्योंकि यही मेडिटेरेनियन सी है ना, यहीं पे इजराइल का हैफा पोर्ट है। तो आईमैक कॉरिडोर से कई सारे रास्ते जो दोस्तों बाहर यूरोप तक जोड़ने का काम करते हैं, वो सब रास्ते, या चाइना को टैकल करने के लिए भी अमेरिका यहाँ पर इसको सपोर्ट करा है। बहुत सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपको आईमैक कॉरिडोर के बारे में पता है तो। वैसे कोशिश करिएगा इसका उत्तर देने के लिए। मज़ा आ रहा है? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत काम का है, डाउन टू अर्थ का है, और क्या बात हो रही है आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पूछा गया है कि पिछले लंबे समय से लगातार इंडियन हिमालयन रीजन के अंदर में जो प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस है वो बढ़ रहा है। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा। खबरों में ये इसलिए है क्योंकि हिमालयन रीजन, जितने भी यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं दोस्तों, ग्लेशियर्स हैं हमारे लिए, वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से खूबसूरती हैं हमारे लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ पे लोग घूमने चले जाते हैं, प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस बढ़ रहा है। और 2018 से अभी तक द हिमालयन क्लीन अप करके एक मूवमेंट चलाया गया, और इस मूवमेंट में कई सारे लोग इकट्ठे हुए। उन सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे टारगेट रखा कि हम आपस में मिलकर क्या करेंगे, जितना भी कूड़ा करकट है उसको सबको साफ करेंगे और अपने हिमालयन रीजन को साफ सुथरा बनाएंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब दोस्तों यहाँ पे जो कूड़ा कर रहा है उसकी जिम्मेदारी तो बनती है कूड़े को साफ करने की, लेकिन वो जो कूड़ा जिसने प्रोड्यूस किया है, मतलब कि जो वेस्ट जिस कंपनी ने बनाया था, उसकी भी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि वो इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करे। तो सबको साथ में लेकर आके मिलकर काम करना पड़ेगा, ये हम लोग यहाँ पे टॉपिक उठा रहे हैं। तो अभी जो हमने यहाँ पर एक कैंपेन के बारे में डिस्कशन किया था ना, द हिमालयन क्लीन अप करके, जिसको हम THC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये अभी तक का सबसे बड़ा कैंपेन है जो स्पेशली पहाड़ों में चलाया गया है कूड़ा करकट साफ करने के लिए। ये वो पर्टिकुलर कैंपेन है जिसमें हमारी टॉप पॉल्यूटिंग कंपनीज हैं, है ना, और कह सकते हैं और भी कई सारे जो कैंपेन हैं, ये सब एंकरेज कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, वेस्ट मैनेजर को कि भाई सब मिलकर आओ साथ में और इस प्लास्टिक क्राइसिस से लड़ने में मदद करो। हम इकट्ठा करेंगे, कंपनी इसको रिसाइकिल करे।
ये बेसिकली यहाँ पर मेन टारगेट है ताकि हम अपने पहाड़ी इलाकों को साफ़ सुथरा बना सकें, क्योंकि ये जो कूड़ा है ये किस तरीके से यहाँ पर हमारे हिमालयन रीजन की खूबसूरती को बर्बाद कर रहा है वो एक फ़ोटो ही हमको दर्शा रहा है ना। अब बात ये आती है कि आखिरकार जो प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस है हिमालयन रीजन में कहाँ तक जा चुका है। आज लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं, इतना कूड़ा फैला दिया है। हाँ, सिनेरियो ये देखिए, जब बात करते हैं वेस्ट जनरेशन की तो स्पेशली जो सॉलिड वेस्ट जनरेशन होता है ये हिमालयन रीजन में जगह जगह पर देखने को मिलेगा। और अलग अलग कारण की वजह से शहरीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग बस चुके हैं, वहाँ पर टूरिज़्म हो रहा है ना। उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं बड़ा पोर्शन जो वेस्ट का है यहाँ पर वो बायोडिग्रेडेबल है, अच्छी बात है। यानी कि बहुत सारा कूड़ा ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल है, जो कि एनवायरमेंट में ख़त्म हो जाएगा, एनवायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और ये वाला वेस्ट होटल मार्केट यहाँ से आ रहा है। लेकिन जो प्लास्टिक वेस्ट आ रहा है ना वो टूरिस्ट एरियाज़ में है ज़्यादातर, जहाँ पे लोग घूमने जा रहे हैं। प्लास्टिक की बोतल, पानी पिया, फेंक दिया वहीं पे। कोई खाया यहाँ पर पैकेट का वाला सामान, उसको फेंक दिया वहीं पे। तो ये जो प्लास्टिक है ना, इसको यहाँ पे काउंटर करना ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग पोर्शन है, क्योंकि प्लास्टिक अगर एनवायरमेंट में रख चुका है दोस्तों तो वो कई सालों तक यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहेगा, धीरे धीरे गल जाएगा, माइक्रो प्लास्टिक का रूप ले लेगा और कई सारी टॉक्सिक चीज़ों को रिलीज करेगा। तो स्पेशली जो टूरिस्ट हॉट स्पॉट है आज के समय पर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। और जो वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट हो ही नहीं रहा है वहाँ पे। आप केवल कूड़ा फेंक रहे हो, उसका मैनेजमेंट वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, एक समय पर वो सब दिखाई देना शुरू हो जाएगा, इतने बड़े लेवल पर वो कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। वही सिनेरियो हमारे हिमालयन रीजन में बढ़ता हुआ नजर आया। अब दोस्तों जब बात करते हैं प्लास्टिक वेस्ट की, तो प्लास्टिक पोल्यूशन जो है, जहाँ पे उम्मीद नहीं थी, ऐसे एरिया जहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है आज, वहाँ तक प्लास्टिक वेस्ट पहुँच चुका है और रिसाइकिल वहाँ पे हो नहीं रहा है। क्योंकि जितना भी प्लास्टिक वेस्ट अगर जो हिमालयन रीजन में है उसको आप एनालाइज करोगे तो उसमें से 25% ऐसा प्लास्टिक वेस्ट है जिसमें पीईटी, एचडीपीई और एलडीपीई है। यानी पीईटी का मतलब है पॉलीथाइलिन टेरेफ्थलेट। उसके अलावा जो एचडीपीई है इसका मतलब है हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, फिर ऐसी लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, ये पॉलीथीन। तो ये जो चीज़ें आपको दिख रही है दोस्तों, ये क्या है? अगर प्लास्टिक वेस्ट के अंदर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं तो उसका मतलब उस प्लास्टिक को आराम से रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा से यहाँ पर यूज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास में जो कूड़ा जमा हुआ है हिमालयन रीजन में, उनमें ये चीज़ें है ही नहीं। 75% ऐसा कूड़ा है जो नॉन रिसाइकेबल है, जिसको हम रिसाइकिल भी नहीं कर सकते। वो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करेगा। कैसे डैमेज करेगा? कुछ समय बाद वही प्लास्टिक टूटता टूटता क्या करेगा, माइक्रो प्लास्टिक का रूप ले लेगा, छोटे छोटे प्लास्टिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। और वही हमारे ग्लेशियर्स में, नदियों में, झीलों में जाएगा और वो यहाँ पर जानवर कंज्यूम करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो मैरीन एनवायरमेंट है, समुद्र के अंदर जो एनवायरमेंट है, मछलियाँ वगैरह वो कंज्यूम करेंगी। कोई सी फूड कंज्यूम कर रहा है तो क्या होगा कि उस इंसान के फूड तक यहाँ पर वो पहुँच जाएगा। तो ये दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट ऐसा जनरेशन हो चुका है। और यहीं पर एक चीज़ और ऐड भी की है राइटर ने, यह ऐड की है कि इंडिया आज के समय पर दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है प्लास्टिक पोल्यूशन में। हम हर साल 9.3 मिलियन टन्स के आसपास प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। आप इमेजिन कर रहे हैं? ये पता है कितना हो गया? दुनिया में जितना भी टोटल वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका 20% केवल भारत कर रहा है हर साल। रीज़न वही है, अर्बनाइजेशन बढ़ चुका है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से जो लोग हैं परचेजिंग पावर बढ़ी है, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम ज़्यादा खरीद रहे हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक कौन सी होती है दोस्तों? जिसको एक बार इस्तेमाल करते हैं फिर फेंक देते हैं। प्लास्टिक के गिलास, डिस्पोजल वगैरह हो गए, ये आपके सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते हैं। होते बहुत खतरनाक हैं ये। एक रिपोर्ट आती है स्विस नॉन प्रॉफिट ईए अर्थ एक्शन की। उस रिपोर्ट ने यह बताया कि इंडिया की जब बात करते हैं तो इंडिया के साथ 11 देश और हैं, और इन 11 देशों को मिला दिया जाए और भारत को मिला दिया जाए तो ये केवल वो देश हैं जो दुनिया का 60% प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। आप इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ नाम आ रहा है भारत का। इतना ही नहीं, एक इंडेक्स आता है मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स। इस इंडेक्स में यहाँ पर देखा जाता है उस देशों को जहाँ पे प्रॉपर तरीके से वेस्ट जो कूड़ा करकट है उसका मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तो मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 4थे नंबर पर रखी। यहाँ पे बोला जा रहा है 98.55% जितना भी वेस्ट जो कूड़ा जनरेट हुआ है उसका मैनेजमेंट हमने प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, ये रिपोर्ट ने बोला है। तो इससे इमेज के ऊपर में एक झटका लग रहा है कि हम यहाँ पर रैंक पे टॉप कर रहे हैं, जबकि कहीं और करना चाहिए था। अब यहीं पे बात हो रही है दोस्तों इंडियन हिमालयन रीजन की। तो इंडियन हिमालयन रीजन कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, इस मैप को आप देख सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये भारत है, और इधर यहाँ पे आप देख पाएंगे
जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा, उत्तराखंड आपको देखने को मिल जाएगा, देन इधर यहाँ पर सिक्किम देखने को मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा, नागालैंड हो गया, उसके अलावा यहाँ पर मणिपुर, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाएंगे और भी स्टेट्स हैं, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका असम वगैरह भी नज़र आएगा, वेस्ट बंगाल है। तो ये सब यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी ये सब वो स्टेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आज के समय पर हमारे हिमालयन रेंजेस फैली हुई हैं। हिमालय की पहाड़ियाँ दोस्तों वो इस रेंजेस में फैली हुई हैं। आसाम के खाली कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल के केवल कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें आपको हिमालयन की पहाड़ी देखने को मिलेंगी, सब जगह नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में ये इस तरीके से कवर हुआ है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि लगभग 13 स्टेट यूनियन टेरिटरी ऐसी देखने को मिलेंगी भारत में जहाँ पे हिमालयन रेंजेस फैली हुई हैं। लगभग 2500 किलोमीटर तक हिमालय की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, और वहाँ पे अब प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए आने वाले समय पर एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, क्या परिणाम होगा? परिणाम ये होगा कि जो खूबसूरती है हिमालयन रेंजेस की दोस्तों वो बर्बाद हो जाएगी। एयर क्वालिटी डैमेज हो रही है, सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है उससे सॉइल का उपजाऊपना खत्म हो रहा है, वो यहाँ पर दोस्तों नीचे डाउनवर्ड स्लोप करती हुई नजर आएगी। वाटर सोर्सेज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ पे जो पानी प्रेजेंट है हम उसको पल्यूट कर रहे हैं लगातार। इतना ही नहीं, जो प्लास्टिक वेस्ट है दोस्तों यहाँ पर ये जो जानवरों की डाइट है उसमें ऐड हो चुका है। जो ये पोल्यूशन है ये कहीं ना कहीं लैंडफिल से जनरेट हो रहा है। बहुत सारे कूड़े के ढेर लगा दिए गए हैं वहाँ पर, आप जा रहे हैं घूम के आ रहे हैं, कूड़े का ढेर लगा के चले गए हैं, कूड़ा आपने भी डाल दिया है, आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने और भी डाल दिया है, और वहाँ पे कूड़े का पहाड़ बना के आ गए हैं हम सब लोग। अब क्या हो गया कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनको वो भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट वहाँ पे कर नहीं रहा है, कोई मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तो जो यहाँ पे कूड़ा है उसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस, मीथेन वगैरह भी जैसी चीज़ें जो है उससे रिलीज़ हो रही हैं। तो आसपास की जो लोकल कम्युनिटीज़ होंगी असर तो उनके ऊपर पड़ेगा ना, तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो ज़्यादातर वेस्ट है इसको कलेक्ट करना, इसको यहाँ पर सीधा एक पहाड़ वगैरह बना दे रहे हैं हम लोग, ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसको टैकल करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे हिमालयन रेंजेस में दिक्कत पैदा करेगा। प्रॉब्लम यही कि हमारे पास में आज अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इस वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से कर सकें, है ना। हमारे पास में ऐसा डेटा नहीं है कि वेस्ट कहाँ से कितना जनरेट हो रहा है। हमारे पास में नियम है लेकिन नियम को हम अच्छे से लागू नहीं कर पा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, तमाम नियम कानून हैं, लेकिन लागू भी तो करो उसे उसी तरीके से। फिर हमारे पास में लोगों के पास में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। कहोगे क्या जागरूकता चाहिए यार, इसमें हमें तो पता है प्लास्टिक वेस्ट फैलेगा, इससे प्रॉब्लम होगी एनवायरनमेंट को, इसमें क्या जागरूकता है? नहीं, जागरूकता ये नहीं है कि हमें वो फेंकना कैसे है, प्रॉपर डिस्पोज कैसे किया जा सकता है, वो यहाँ पर दोस्तों जानना हमारे लिए ज़रूरी है। समझ गए। फिर आता है बहुत सारे जोग्राफिकल चैलेंजेस भी। भाई जब देखो प्रॉब्लम यह है, लोग पहुँचे, इकट्ठा कर दिया कूड़ा, अब लोगों को यहाँ पे कोई उपाय नहीं दिख रहा कि कैसे मैनेज करें, जला देंगे, जलाने की वजह से और नुकसान होगा एनवायरनमेंट को। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंज्यूमर की भी, जिसने कंज्यूम किया है प्रोडक्ट, वेस्ट मैनेजर और जो प्रोड्यूसर है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सब साथ में मिलकर आएँ और इस कूड़े करकट को साथ में मिलकर मैनेज करें। तभी ये काम होगा, तभी हम अपने हिली एरियाज़ को साफ़ सुथरा बना सकेंगे। और जैसा कई सारी स्टेट यहाँ पे कदम उठा चुकी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश यहाँ पर कुछ नियम लेकर आ चुकी है कि कुछ प्रकार की प्लास्टिक उन्होंने बैन कर दी है। सिक्किम ने यहाँ पर मिनरल वाटर जो है, प्लास्टिक बॉटल, वो बैन कर दी है। फिर त्रिपुरा ने भी यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को टैकल करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव चलाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स दोस्तों स्टार्ट कर दिए गए हैं। हमें इसको इम्प्लीमेंट यानी लागू भी करना होगा, तभी जाके इसका असर दिखाई पड़ेगा। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीएससी ने यहाँ से 2019 में एक सवाल पूछ लिया था। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सवाल ये था, वाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीड्स दैट आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। माइक्रोबीड यानी छोटे छोटे जो प्लास्टिक्स होती है, माइक्रो प्लास्टिक होती है, उसकी बात कर रहे हैं। क्यों आखिरकार ये चिंता का विषय है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर में? तो इसका पीछे का रीज़न है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये हमारी मैरीन इकोसिस्टम के लिए, जैसे मैंने आपको बार बार बोला, समुद्र के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत के अंदर जो एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको लाया गया था एज अ इम्पॉर्टेंट फीचर, लेकिन कौन से नियम के तहत? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा ई वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बेसिकली। तो इस माध्यम से हम लोग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। आज सभी जगह पर इसको लागू किया जा रहा है कि प्रोड्यूसर की भी यहाँ पर एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, चाहो तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेंस का सवाल है ना। तो हर एक आर्टिकल में प्रीलिम सवाल, मेन सवाल ऐसे कवर करते रहोगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होती चलेगी। तो सवाल यहाँ पर यह है, देखो इसका आंसर लिखना आप लोग, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा।
क्वेश्चन है डिस्कस द चैलेंजेस इम्पोज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट इन हिमालयन रीजन। क्या क्या चुनौतियां हो रही हैं प्लास्टिक वेस्ट की वजह से हिमालयन रीजन में, पहले ये बताइए। और उन चुनौतियों का जो इम्पैक्ट है वहाँ के लोकल इकोसिस्टम, वहाँ के लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा है वो बताइए। फिर क्या क्या रणनीतियां हो सकती हैं जिसका इस्तेमाल करके हम ये मामले को ठीक कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आराम से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी बढ़िया से पढ़कर एक अच्छा सा क्वेश्चन लिख सकें। हिमालयी क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे से उत्पन्न चुनौतियों और स्थानीय परिस्थितिकी तंत्र और समुदायों पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें। क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करते हेतु इस संकट को कम करने के लिए व्यापक जितनी भी रणनीतियां हैं उसका सुझाव दें। ठीक है, अब आराम से सवाल लिखना, सबमिट कहाँ पे करना है स्टार्टिंग में आपको बता ही चुका हूँ मैं। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक पर्टिकुलर हैबिटेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे बात हो रही है हमारे मिनिस्ट्री ने अभी 100 डेज का टारगेट अचीव किया है ऑन द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो दोस्तों ये जो डेटा है ना, डायरेक्ट सरकार ने सरकारी वेबसाइट की साइट से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने रिलीज़ किया है। तो ये क्या बोलते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। क्या है आखिरकार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। देखिए मामला यह है कि हमारी यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया इस स्कीम को, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। और यहाँ पे हमारा 2026 तक मेन पर्पज़ है इसको लागू करना। नाउ क्वेश्चन यह है कि इसका मेन पर्पज़ क्या है। तो IDWH का मेन पर्पज़ है जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, जानवर प्रेजेंट हैं, उन सब की प्रोटेक्शन करना, उनका अच्छे से मैनेजमेंट करना। और ध्यान रखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट वाले प्रोग्राम के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, जितने भी नेचुरल हमारे नेशनल पार्क वगैरह हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको प्रॉपर तरीके से बचाना, जानवरों का जो हैबिटेट है उसको रिस्टोर करना, जहाँ पे जानवर रह रहे हैं जंगलों में उनको बचाना, है ना। जो वहाँ पे कम्युनिटी रह रही है, ऑब्वियस सी बात है लोकल कम्युनिटी, क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह हैं, आसपास कई सारी लोकल कम्युनिटी है जो वहाँ पे रह रही होती है, तो उनको भी शामिल करना अपने इस प्रोग्राम में, ताकि वो हमारे उस एरिया की प्रोटेक्शन में मदद कर सकें। उसके बदले में उनका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, है ना, तो इकॉनमी उनकी ग्रो होती हुई नजर आएगी। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना, क्योंकि जब यहाँ पे जानवरों की जगह को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जानवर बाहर निकल के नहीं आएगा, ह्यूमन सेटलमेंट में नहीं घूमेगा। नहीं तो फिर ह्यूमन सेटलमेंट में अगर आ जाएगा तो इंसान और जानवर के बीच में संघर्ष शुरू हो जाएगा। जानवर इंसान को मारने की कोशिश करेगा, इंसान अपनी जान बचाने के लिए जानवर को मार देगा, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ऐसे शुरू हो जाता है। तो ऐसे मामले को रोकने के लिए यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है इसको शुरू किया गया है। अब इस स्कीम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। देखिए इस स्कीम में मेन पर्पज़ है हमारे जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं, हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये सभी चीज़ें होती हैं, इनको बचाना। उसके अलावा जो जानवर प्रेजेंट हैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज़ में या प्रोटेक्टेड एरियाज से बाहर भी प्रेजेंट है, उनको यहाँ पे सपोर्ट करना। रिकवरी प्रोग्राम चलाना, स्पेशली ऐसे जानवर के लिए जो बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, खतरे में हैं। ठीक है, ध्यान रखना, देखो इसमें एंडेंजर्ड भी और क्रिटिकली एंडेंजर्ड के ऊपर स्पेशल फोकस किया गया है। इसमें एंडेंजर्ड नहीं, ये प्रोग्राम में मेन पर्पस क्या है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, देखो एक होता है एंडेंजर्ड जो खतरे में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है बहुत ज़्यादा खतरे में रहने वाली प्रजाति, उसको बचाने का मेन काम करना। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें कई सारी स्पीशीज़ हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगी। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ये है वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, ये सब प्रजातियाँ जिनको बचाने की बात की गई है। तो जो प्रजाति खतरे में है, कम खतरे में है, बहुत ज़्यादा खतरे में है, इन सबको प्रोटेक्शन देने के बारे में यहाँ पर बात की गई है इस IDWH के अंदर में। और इस IDWH में कई सारे प्रोग्राम आ जाते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर आ जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर का मेन पर्पज़ क्या है, हमारे टाइगर की पॉपुलेशन को बचाना। फिर उसी तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट है, जहाँ पे एलिफेंट की पॉपुलेशन को बचाने का काम करता है ये। तो ये सब चीज़ें दोस्तों इसी के अंडर में आ जाती हैं, जहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बचा रहे हैं और उस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के आसपास जो रह रहे लोग हैं उनकी इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए भी काम करेंगे, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, उनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि वो सब हमारे साथ मिलकर जानवरों को बचाने में, उस एरिया के प्रोटेक्शन के लिए काम करें। इसमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन, ये सब चीज़ें दोस्तों इसी के अंदर में इसके सब कंपोनेंट हैं, जिसके तहत अलग अलग जानवरों को बचाने की बात की गई है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जिनको बचाने के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया गया है, वो सब प्रजातियों के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें 16 टेरेस्ट्रियल, 6 एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड के कैटेगरी में कवर की गई हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं।
इस स्कीम का मेन टारगेट है कि 55 टाइगर रिजर्व्स को इसका फ़ायदा पहुंचेगा, 33 एलिफेंट रिजर्व्स को और 718 जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, इन सभी चीज़ों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। इस पर्टिकुलर स्कीम का ध्यान रखिएगा। ये सब जानवरों को, ये सब प्रजातियों को जो अलग अलग कैटेगरी में है, ये फ़ायदा पहुंचने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने वाले हैं चीज़ों को और ज़्यादा आसान करने के लिए। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स के ऊपर भी फोकस किया गया है, जैसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन हो गया, जिसमें मेन पर्पज़ है डॉल्फिन्स को बचाना। प्रोजेक्ट लायन, जिसका मेन पर्पज़ है कि जो लायन है, इसके लिए हमने एक नया विजन बनाया, लायन एट द रेट 2047, 2047 तक लायन को लंबे समय तक कंजर्व करके इनका प्रॉपर इकोसिस्टम बचाना। फिर प्रोजेक्ट चीता हो गया, जिसमें हम चीता की पॉपुलेशन भारत में वापस से गेन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हमारी इसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंदर में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। IDWH के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर IDWH है, इसका मेन पर्पस है फोकस सोलली, सोलली मतलब केवल और केवल, ध्यान रखना, सोलली मतलब केवल। तो इसका मेन पर्पस है कि केवल फोकस करना है एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के ऊपर में। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट बोलता है कि इस प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या है। इसमें यहाँ पर आपके जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, लोकल कम्युनिटी है, गवर्नमेंट बॉडी है, NGO है, सबको साथ में मिलकर लेकर आएंगे। सबका कोलैबोरेशन के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर इन जानवरों को बचाया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस पर्टिकुलर अप्रोच का मेन पर्पस है जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको बचाना और उस एरिया की सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना। तो बताइए तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली। पहला वाला यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सोलली, ये वर्ड ना होता तो बच जाते। यहाँ पे लिखा है केवल और केवल एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं दोस्तों, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली जो प्रजातियाँ उनको ही बचाना है ना, हमने डिस्कस किया है। बाकी हाँ बिल्कुल, इसमें NGOs, गवर्नमेंट बॉडी, लोकल कम्युनिटी सबको शामिल करेंगे, हमने पढ़ा भी था, अभी लोकल कम्युनिटीज़ वगैरह को शामिल करने की बात हो रही थी। दूसरा यहाँ पे दोस्तों, और प्रोग्राम गवर्नमेंट का ही है। फिर यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरियाज, उनको बचा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी यानी दूसरे एनिमल्स की स्पीशीज़ को भी बचा रहे हैं। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स जो हैं ये दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल यहाँ पे आपसे बन सकता है, इसको आप हैंडल कर पाएंगे। मेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है, मेंस के लिए आप इस सवाल को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, 250 शब्दों में लिख सकते हैं। एक बार सवाल बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको इवैल्यूएट करना है, बताना है कि भाई ये जो IDWHS का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस डिस्कस कीजिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मामले में, और इसमें क्या क्या लागू करने में चैलेंजेस आएंगे वो यहाँ पर बताइए। सजेशन वगैरह आप दे सकते हैं कि कैसे हम और ज़्यादा अपने वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को बचा सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो चाहो तो आप इसका भी उत्तर लिख सकते हैं। मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर वीडियो में PDF में प्रोवाइड करवा दिया है। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। वर्ल्ड रेबीज़ डे के बारे में डिस्कशन हो रहा है। रिसेंटली कई सारे न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हुए और हमारे द हिंदू के अंदर भी एक लंबा चौड़ा आर्टिकल साइंस एंड टेक के पेज पर छाप दिया गया, जहाँ पे बात हो रही है इस पर्टिकुलर डे के बारे में। और इस वर्ल्ड रेबीज़ डे की जब बात होती है तो रेबीज़ जो है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन है, इससे संबंधित बहुत सारे झूठ भी आज के समय पर देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी खतरनाक बातें हैं जिस पे गौर फरमाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय पर WHO बोलता है कि हाँ बिल्कुल, रेबीज़ जो है एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। कई बार क्या होता है, एक इंसान की डेथ भी हो जाती है और बोला जाता है कि आज सिनेरियो यह है कि हर 15 मिनट में, ध्यान से सुनना इस बात को, दुनिया में हर 15 मिनट में एक इंसान की डेथ होती है रेबीज़ की वजह से। कुत्ते के काटने की वजह से जो रेबीज़ हो जाता है, इसकी हम बात कर रहे हैं, समझ गए। तो रेबीज़ और किसी वजह से नहीं होता, नहीं, 99% मतलब और दूसरे से भी हो सकता है, जानवर से, लेकिन 99% जो केसेस या मृत्यु हो रही है वो कुत्ते के काटने की वजह से ही होता है। इसी वजह से इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लोगों के बीच में फैलाई जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, वर्ल्ड रेबीज़ डे को ऑब्जर्व करते हैं हर साल 28 सितंबर को। तो 28 सितंबर दोस्तों यहाँ पे परसों था, इस वजह से ये चर्चाओं में। अब इसको हम ऑब्जर्व क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड रेबीज़ के बारे में ज़्यादातर जो जागरूकता है वो लुईस पैस्चर ने यहाँ पर शुरू की थी और एक वैक्सीन भी डेवलप की थी, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो बोला यह जाता है कि जो रेबीज़ वाली बीमारी है दोस्तों, ये 100% आज के समय पर जानलेवा हो सकती है। जब इसमें एक बार लक्षण डेवलप हो जाते हैं तो उसके बाद अगर लक्षण बन गए तो समझ लेना जानलेवा है, 100% इंसान की जान जाने वाली है। एक बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज है ये, क्योंकि वो रेबीज़ का इन्फेक्शन सीधा दिमाग में जा चुका है। क्योंकि मान लो किसी कुत्ते ने काटा तो वो जो वायरस है वो आपके बॉडी में पहुंचा
और वो वायरस यहाँ पर बॉडी में पहुँचने के बाद ना पता है लगातार मल्टीप्लाई होता है, लगातार मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और मल्टीप्लाई होते होते सीधा यहाँ पर ये मूव करेगा ऊपर की साइड में आपके दिमाग पर। और एक बार यहाँ पे अगर मान लो स्पाइनल कॉर्ड से निकल गया तो फिर इसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सीधा आपके दिमाग में जाएगा, दिमाग में सूजन कर देगा और सूजन करने के बाद में सीधा यहाँ पे उस इंसान की डेथ हो जाएगी। और कई सारी प्रॉब्लम से गुजरने लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे इंसान पानी से बिल्कुल डरने लगता है, घबराने लगता है। तो ये सब कुछ भी उसको फेस करना पड़ जाता है बीच में, अगर उसको रेबीज़ के लक्षण दिखाई पड़े हैं तो दोस्तों जो रेबीज़ है एक जूनोटिक वायरल डिजीज़ है, ध्यान रखिए, जो जानवरों से इंसान में फैलती है। और ये जो वायरस है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये एक फैमिली है लिस्सा वायरस, उससे बिलोंग करता है। ये जो डिजीज़ है ये सीधा यहाँ पे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे, सीधा दिमाग के नर्वस सिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ती है। और एक बार सिम्टम डेवलप हो गए तो 100% जान जानी है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि ये रेबीज़ फैलता कैसे है? तो डॉग्स कॉमन है, जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, कुत्ते बिल्कुल कॉमन है, इनकी वजह से रेबीज़ सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट होता है इंसान में। लेकिन दूसरे जानवर से भी रेबीज़ फैल जाता है, जैसे कैट हो गए, चमगादड़ हो गया, या कुछ और दूसरे वाइल्ड कार्निवोर एनिमल हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कुत्ते हैं स्पेशली अगर वो स्क्रैच कर देते हैं, इनके नाकों में प्रेजेंट है, उसके अलावा इनका जो लार होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है, ये उसी लार से यहाँ पर रेबीज़ वायरस चलता है। क्योंकि मान लो यहाँ पर कुत्ता अगर किसी को काट ले और काटने के बाद में थोड़ा सा घाव हो गया, तो घाव होने के बाद में क्या हुआ, उस घाव में कुत्ते का जो लार है ना, सलाइवा है, वो चिपक गया और अब वो जो सलाइवा है उसमें रेबीज़ प्रेजेंट है और वही रेबीज़ वायरस फिर सीधा बॉडी में एंटर कर जाता है। इस वजह से ही बोला जाता है अगर कुत्ता काट ले तो तुरंत भाग कर जाके साबुन से रगड़ रगड़ के यहाँ पे उस हिस्से को धो लेना चाहिए, ताकि यहाँ पर उसका जो सलाइवा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर अपने जितने भी प्रिकॉशंस हैं, इंजेक्शंस वगैरह हैं, वो लेने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? कई बार इग्नोर कर देते हैं, अरे यार कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, भाई किसी को कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि कई बार होता है रेबीज़ में जो सिम्टम्स होते हैं ना, जो लक्षण होते हैं, उसमें बहुत समय लग जाता है। कई बार एक महीना लग जाता है, कई बार 3 महीने लग जाता है, कई बार इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है, सालों लग जाता है लक्षण डेवलप होने में। लेकिन एक बार यहाँ पर ये अगर लक्षण बनने शुरू हो गए तो रेबीज़ ऑलमोस्ट फैटल होता है, क्योंकि इसको हैंडल कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जैसे मैंने आपको बोला, दुनिया भर में रेबीज़ की वजह से डेथ बहुत सारी हो रही हैं, जिसकी 36% डेथ इंडिया में होती हैं। तो सवाल यह है कि सर रेबीज़ होने से बचने के लिए क्या है? इसके लिए कई सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट नहीं है, नहीं तो फिर बहुत सारी जान जा रही होती है। ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं इसके, समझ गए? आपको बच के चलना होगा, हर एक चीज़ को सुधारना होगा। डॉग को आपको परेशान भी नहीं करना है। कई सारे केसेस में आप वीडियोज़ वगैरह देखते होंगे जहाँ पे वो डॉग को परेशान करने लगते हैं, उसके बाद में डॉग वो काट लेता है सीधा, है ना। तो आप अपना लैंग्वेज, बॉडी वगैरह उसको चीज़ों को सही रखिए, क्योंकि डॉग काटेगा नहीं तो कोई रेबीज़ होगा नहीं। तो उसके हिसाब से हमें भी प्रिकॉशन अपनाना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले एक आता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। ये क्या है? इसको बोलते हैं पीईपी। और एक होता है, सॉरी ये पोस्ट एक्सपोजर है, एक होता है प्री एक्सपोजर। दोनों के बीच में फ़र्क होता है, ठीक है। एक है आपका प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस और एक होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। होता एक्चुअली में यह है, नाम से पता चल रहा है पोस्ट, मतलब ये ट्रीटमेंट किसी इंसान को कुत्ते ने काट लिया है, एक्सपोजर हो गया है, तो उसके बाद यहाँ पर ये दिया जाता है ना। तो उसके बाद यहाँ पर ये वैक्सीन दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारा ये तो पोस्ट वाला हो गया, प्री वाला समय से पहले दिया जाता है। मतलब HIV मान लो कोई इन्फेक्शन है, उसका एक्सपोजर होने वाला है, तो उसके आधार पर उससे पहले यहाँ पर ये वाला जो वैक्सीन है वो दे दिया जाता है ना। लेकिन पहले हम लोग बात कर रहे हैं इसमें पोस्ट वाले के बारे में। तो यहाँ पे होता यह है, सवाल यह है, ये वैक्सीन बनती कैसे है? तो इस बात को सुनिए दोस्तों, जो वैक्सीन है ना, इसके अंदर भी वायरस ही प्रेजेंट होता है। भाई ऐसा है ना, लोहे को लोहा काटता है, तो वायरस अगर आपके अंदर बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको वायरस ही काटेगा। जैसे कोरोना वायरस काफ़ी सारे लोगों को हुआ, वैक्सीन हमने ली, तो वो वैक्सीन में था क्या? वैक्सीन में भी वायरस ही था। लेकिन वो जो वायरस है ना, उसको अधमरा कर देते हैं, बहुत ही कमज़ोर कर देते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। वो इनएक्टिव होता है, आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो दोस्तों ये जो वैक्सीन बनती है ये इनएक्टिव वायरस से बनती है, और जैसे ही ये वैक्सीन आपके बॉडी में जाती है, आपकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ का काम है बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं उसको मारना, है ना। तो एंटीबॉडीज़ एक बार डेवलप हो जाएंगी तो जो वायरस होगा, जो रियल वायरस होगा दोस्तों, वो भी यहाँ पर आपके बॉडी में ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये वैक्सीन होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, हम कमज़ोर वायरस का उपयोग करते हैं या इनएक्टिव वायरस का यूज़ करते हैं। फिर बताया जाता है यहाँ पर, अगर आप देख पाएंगे तो इसमें एक पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस होता है, जहाँ पे एक व्यक्ति जिसको यहाँ पर किसी एनिमल ने काट लिया है, इन्फेक्ट हो गया है, तो उसको ये वैक्सीन दी जाती है मसल्स के अंदर में, उसके स्किन के अंदर में, ताकि यहाँ पर उसको बचाया जा सके।
एक होता है प्री एक्सपोजर वाला, जिसके बारे में डिस्कशन हमने किया। ये दिया जाता है उन लोगों को जो इन फार्म में काम कर रहा है। मान लो यहाँ पर जो डॉग्स की शॉप है या इनका कोई फार्म है, एनिमल को हैंडल कर रहा है, वो इंसान, उसकी जॉब ही यही है, तो उसको रेबीज़ इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो उसे पता है चांसेस हो सकते हैं, तो उससे पहले यहाँ पर उसको इंजेक्शन यहाँ पर ये दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। एनिमल हैंडलर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये वैक्सीन होती है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आपको कोई कार्ड भी ले तो इसमें यहाँ पर आपको एक इम्यूनोग्लोबिन की जो इंजेक्शन की ज़रूरत है वो नहीं पड़ती है, फिर आप वैक्सीन आराम से ले सकते हैं। एक इंसान के जो जानलेवा जो सिम्टम्स वगैरह हैं ना, वो डेवलप होने से काफ़ी ज़्यादा रुक जाते हैं। वैसे खैर यहाँ पर जनरल प्रिवेंटिव के तौर पर, यानी कि नॉर्मली हर एक इंसान को नहीं लेना चाहिए, WHO इसको रेकमेंड नहीं करता है। किसी का कोई एक्सेप्शनल केस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, हाँ उनके लिए सही है, बट जनरली यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, वो भी यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ये रेबीज़ वाला केस है या डॉग बाइट का केस है, इसको लेकर हमारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या बोलते हैं। अगर हम एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट की बात करेंगे, जिसमें बात हो रही है सश्रुता संहिता के बारे में, तो इसके अंदर में बोला गया है जो हमारे अर्ली मेडिकल टेस्ट हैं पुराने ज़माने के, इन टेक्स्ट में मेंशन किया गया है जो रेबीज़ के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। तो मतलब ये जो बीमारी है, ये जो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, ये बहुत समय से चलता हुआ नजर आ रहा है। इवन रेबीज़ के बारे में दोस्तों जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुआ करता था, उस रिकॉर्ड्स में भी पाया गया है। तो उस समय पर भी डॉग से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो यहाँ पर फैला करती थी, और स्पेशली यहाँ पर ये जो वायरस है वो डॉग से ही ह्यूमंस के अंदर में पहुँचा करता था। इस पर्टिकुलर रेबीज़ वाले केस में जब ये इन्फेक्शन होता है तो सबसे खतरनाक सिचुएशन आती है हाइड्रोफोबिया की। हाइड्रोफोबिया किसी इंसान को हो जाता है तो यानी कि उसको पानी से डर लगने लगता है। पानी उसके सामने रख दोगे, वो अगर मतलब हाथ से पकड़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसके अंदर दहशत हो जाएगी, एकदम से डर सा बन जाता है। समझ गए? तो ये आपने कई सारे वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे हाइड्रोफोबिया के ना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए 19वें सेंचुरी के अंदर में एक प्रॉपर तरीके से एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मोमेंट आया जहाँ पे एक जर्म थ्योरी बनाई गई, और लुईस पास्चर, ये जो इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, इनका एक बहुत अच्छा काम हुआ जिसकी वजह से आज हम रेबीज़ के ऊपर में प्रॉपर एक्शन ले पाते हैं। तो लुईस पास्चर की लगातार बात होती है। लुईस पास्चर का जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1822 में फ्रांस के अंदर में। ये एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और केमिस्ट हैं। इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर कुछ वैक्सीन को डेवलप किया जो इस तरीके से स्मॉल पॉक्स वाले केसेस या जो रेबीज़ वाले केसेस हैं इनको हैंडल कर सकता है। अब ये जो लुईस पास्चर हैं दोस्तों, इनका नाम आपने कई बार सुना होगा, बहुत से ज़्यादा फेमस हैं। स्पेशली जो जर्म थ्योरी है, जर्म्स को लेकर जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिजीज़, वो इन्होंने यहाँ पर बनाई है, उस थ्योरी को डेवलप किया है। मेडिकल साइंस में नई नई चीज़ों को यहाँ पर ये लेकर आए हैं। कई सारी बीमारियों का यहाँ पर अच्छी तरीके से इलाज इन्होंने यहाँ पर बताया है, और यहाँ पर जो पैस्चराइजेशन का कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पर ये लेकर आते हैं। आपको पता होगा पैस्चराइज मिल्क आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, पैस्चराइजेशन मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा दूध है उसको एकदम पहले उबाल लो। हम क्यों कहते हैं कि भाई उबाल लिया जाए, जो लिक्विड है उसको पहले उबाल अगर देते हैं तो लिक्विड के अंदर में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो मर जाता है, जिससे फूड एकदम सेफ हो जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आज के समय पर। नाउ अब बात आता है यहाँ पर रेबीज़ वैक्सीन को लेकर लुईस पास्चर ने क्या किया है। 1885 के अंदर में लुईस पास्चर ने दुनिया का पहला रेबीज़ वैक्सीन बनाया था। ठीक है, एक वीक रेबीज़ फॉर्म में, मतलब एक वीक जो रेबीज़ वायरस होता है उसका यूज़ करके। ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट रहा, ध्यान रखना है इसके बारे में। और ये ट्रीटमेंट दिया गया था एक बच्चे के ऊपर में, एक बॉय जिसको कुत्ते ने काट लिया था, रैबिट डॉग है, जिसका नाम था जोसेफ मेस्टर। तो उसको यहाँ पर ही सबसे पहली बार सक्सेसफुली ट्रीटमेंट दिया गया। तो यहाँ पर ये बेसिक फैक्ट ध्यान में रख सकते हैं, लुईस पास्चर का रोल के बारे में ध्यान में रख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। सवाल यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेबीज इज आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट है रेबीज को लेकर, बताना है तीनों में से कौन सा सही है। पहला, क्या रेबीज एक वायरस की वजह से होता है, सही है या गलत है? जी सही बात है। दूसरा, क्या जो रेबीज है वो एक इन्फेक्टेड एनिमल्स के काटने की वजह से फैलता है? हाँ जी, ये भी सही है, एक इन्फेक्टेड एनिमल जो है उसके काटने की वजह से ये फैल जाता है। तीसरा, जो वैक्सीनेशन दिया जाता है एक इंसान के अंदर में, मान लो एक इंसान को, किसी को रेबीज़ हो गया है, तो उसके बाद यहाँ पर उसको जो वैक्सीन दिया जाता है रेबीज़ होने के बाद में, वैक्सीनेशन आफ्टर एक्सपोजर इज़ इनइफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द डिजीज़। मतलब किसी को एक्सपोजर हो गया है, उस चीज़ का दिखाई दे रहा है, तो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाना क्या ये डिजीज़ को सही से या पूरी तरह से रोक नहीं सकता? तो ऐसा नहीं है, कई सारे केसेस में यहाँ पर इफेक्टिव भी साबित होने लगेगा। मतलब किसी को एक्सपोजर हो जाता है, मतलब किसी ने मतलब मान लो कुत्ते ने काट लिया, अब आपको पता चल गया, तो आप वैक्सीन लोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो इफेक्टिवली काम करेगा। लेकिन एक बार सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, लक्षण जब दिखने लग जाते हैं, तब वो प्रॉपर तरीके से काम करना मुश्किल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बार काट लिया है तो उसके बाद भी आप इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, तभी यहाँ पर इंसान जीवित रहता है।
क्योंकि तब मारा जा सकता है ऐसे वायरस इन्फेक्शन को। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, बट ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो आगे आते हैं। उसके बाद एक और लास्ट आर्टिकल है हमारा, पेज नंबर 18 पर प्रेजेंट है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको बताता हूँ। 2 कॉन्सेप्ट है दोस्तों। हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पूरा का पूरा यूनिवर्स आप समझ रहे हैं 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? इसमें 27% तो है डार्क मैटर और 68% है डार्क एनर्जी। अच्छा, और बाकी 5% है ऑर्डिनरी मैटर। ऑर्डिनरी मैटर पता है आप क्या है, समझ रहे हैं? आप यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें देख पा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें मतलब पूरा सौर मंडल, सूर्य, पृथ्वी, जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, आपके सामने कोई भी चीज़ है, मतलब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, दुनिया में जितनी भी चीज़ आप देख पा रहे हैं, पूरा यूनिवर्स वगैरह, सौर मंडल देख लिया, पृथ्वी देख ली, सितारे, जो भी चीज़ है, वो सब केवल और केवल 5% है यूनिवर्स का। केवल और केवल 5%। बाकी जो बचा कुछ 27% है वो डार्क मैटर है और बाकी 68%, 68% डार्क एनर्जी है। अच्छा, अब सवाल यह है, सर ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर वगैरह है क्या? देखिए, जो डार्क मैटर है ना, ये क्या करता है, ये चीज़ों को आपस में खींच रहा होता है। जो डार्क मैटर है ये क्या कर रहा है, हमारे गैलेक्सी के अंदर में चीज़ों को आपस में खींच रहा है, चिपकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डार्क एनर्जी ज़्यादा है, तो डार्क एनर्जी बेसिकली क्या करती है, चीज़ों को एक दूसरे से दूर फेंक रही है ना, एक दूसरे से चीज़ों को दूर खींच रही है। डार्क मैटर पास में खींच रहा है, डार्क एनर्जी दूर खींच रही है, और डार्क एनर्जी ज़्यादा है। इस वजह से हम कहते हैं यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब यह आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना है ना। बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स बना है, ये कैसे बना? एक समय पर ये केवल छोटा सा पॉइंट हुआ करता था, उस छोटे से पॉइंट में एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन के बाद में धीरे धीरे करके यहाँ पर ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, धीरे धीरे यूनिवर्स बढ़ रहा है ना। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और एक्सपैंड यहाँ पर हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है डार्क एनर्जी। समझ गए? ये जो टर्म है ना डार्क, ये यहाँ पर क्या है? डार्क मतलब है अननोन, इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है ही नहीं। एस्ट्रोनॉमर्स ने ये बताया कि जो यूनिवर्स हमारा तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न है डार्क फोर्स, और यह है डार्क एनर्जी जो हमारे गैलेक्सीज को दूर ले जा रही है। क्योंकि डार्क एनर्जी का काम क्या होता है? चीज़ों को एक दूसरे से दूर खींचना। डार्क मैटर का काम होता है चीज़ों को एक दूसरे के पास लेकर आना। क्योंकि डार्क मैटर बहुत कम है, डार्क एनर्जी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, उसका एक्सपेंशन होता चले जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो डेटा वगैरह है, हबल टेलीस्कोप से बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया गया है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन लगातार एक्सेलरेट हो रहा है, ये सारी बातें यहाँ पर हमें बताई गई हैं, है ना। और रीज़न क्या है, वो ये 2 पॉइंट्स हैं जिसको यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर में। क्वेश्चन ये था कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से भारत के कौन कौन से शहर हैं जो बुद्धिस्ट सर्किट का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती, वैशाली, बोधगया, नालंदा। ये चारों के चारों यहाँ पर जो शहर हैं दोस्तों, ये हमारे बुद्धिस्ट सर्किट का हिस्सा है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड ये सारी की सारी प्लेसेस हैं। ठीक है, बाकी नेपाल के अंदर लुम्बिनी, ये भी एक इंपॉर्टेंट जगह है, ध्यान रखिएगा। और हमारा मेन पर्पज़ है कि बुद्धिस्ट सर्किट में इन सभी जगह को ऐड किया जाए, और जो गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड जितनी भी ज़िंदगी है उसके बारे में अगर लोग जानना चाहते हैं तो उसको एज अ टूरिज़्म के तौर पर प्रमोट किया जाए। ठीक है, चलिए सेशन को समाप्त करें। लेकिन स्टार्टिंग में आपको प्लेसेस इन न्यूज़ का क्वेश्चन दिया गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ग्रेट सैंडी डेजर्ट को एक बार मैप में जाकर देख लेना। देखा या नहीं देखा बताओ? नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ। ग्रेट सैंडी डेजर्ट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है। यह है हमारे ऑस्ट्रेलिया का मैप, यह ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा, यह है यहाँ पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे आने वाले समय पर बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ग्रेट सैंडी डेजर्ट के आसपास भी कई सारे डेजर्ट है। बताया जाता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट के साउथ में गिब्सॉन डेजर्ट है, ईस्ट में इसके तनामी डेजर्ट है। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो यह है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, इसके इधर यहाँ पर हो गया तनामी डेजर्ट, नीचे साउथ में हो गया गिब्सॉन डेजर्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, और आसपास कौन कौन से डेजर्ट है मैप आपको दे दिया है। अब देखिए, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सवाल यह है कि जो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ये यहाँ पर कौन कौन से फीचर से आपस में बॉर्डर, मतलब कौन कौन से जो चीज़ें हैं इसके साथ में बॉर्डर को शेयर करती हैं, ये आपने बताना। ऑप्शन नंबर ए, द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ तो यार दूसरी साइड है। क्या इंडियन ओशन इसके साथ में बॉर्डर को शेयर करता है? क्या तिमोर सी शेयर करता है, या फिर द कोरल सी?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तिमोर सी, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल में प्रेजेंट नहीं है, मैं अलग से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस फोटो के अंदर में ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इसका ग्रेट सैंडी डेजर्ट आपको दिखेगा। ग्रेट सैंडी डेजर्ट के जस्ट बगल में ये आपको तिमोर सी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो तिमोर सी इधर है, ऊपर अराफुरा सी है। लेकिन क्वेश्चन बन जाए कि भाई ग्रेट सैंडी डेजर्ट से कौन सा समुद्र बॉर्डर शेयर करता है, तो वो तिमोर सी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो कि तिमोर लिस्ते देश के जस्ट बराबर में ही है। क्लियर हो गया। तो ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं जो मैंने हर एक पॉसिबिलिटी को आज के सेशन में इंक्लूड करने की कोशिश की है। बाकी अब आप लोगों का काम है नीचे कमेंट सेक्शन में सपोर्ट कीजिएगा, अपना फीडबैक वगैरह शेयर कीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।